हेलो एवरीवन। ये हमारा इंडियन मनी मार्केट का लेक्चर 5 है, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट एंड रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट। इससे पहले हम लोगों ने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना लेक्चर में। डिफेक्ट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जो हमारा इंडिया मनी मार्केट है उसमें क्या क्या कुछ कमियां हैं वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं इंडियन मनी मार्केट किस चीज को पूरा करता है, शॉर्ट टर्म फंड के लिए, है ना। शॉर्ट टर्म फंड चाहिए होता है किसी भी को, जैसे इंडस्ट्री के लिए या फिर प्रोडक्शन के लिए। उनको जो वर्किंग कैपिटल का जरूरत है, मीन्स काम करने के लिए, डे टू डे लाइफ प्रोडक्शन के लिए या उसको चलाने के लिए जो भी कैपिटल का जरूरत है, कैश या फंड का जरूरत है, वो फंड कौन प्रोवाइड कर सकता है? इंडियन मनी मार्केट से प्रोवाइड कर सकता है। तो इंडियन मनी मार्केट तो ठीक ठाक रोल प्ले कर रही है इस चीज में, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कुछ कमियां हैं जो इंडियन मनी मार्केट में है। और ये हो सकता है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, कुछ कंट्रोलेबल है कि हाँ उसको कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ फैक्टर्स ऐसा है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल मीन्स क्या हो गया कि अगर कुछ जो फैक्टर्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसे ठीक किया जा सकता है, और कुछ प्रॉब्लम्स है उसको मतलब ठीक करने के लायक नहीं है। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या ये प्रॉब्लम्स है, क्या क्या डिफेक्ट्स है, कमियां हैं। सबसे पहले तो है कि अनबैलेंस्ड मार्केट। ये अनबैलेंस्ड मार्केट क्या है कि हमारा जो इंडिया है, देखा जाए हमारा जो देश है वो रीजनली अनबैलेंस्ड है। मीन्स क्या है कि आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट है ना, और सबका कल्चर अलग है, सबका फाइनेंशियल स्टेटस अलग है, किसी भी स्टेट का हर तरीका से हर स्टेट लगभग अलग है। तो उस प्रकार से क्या है ना, जो हमारा मार्केट भी है, जो इंडियन मनी मार्केट भी है, उसको भी डिवाइड करना पड़ा है दो पार्ट्स में। एक क्या है, एक ऑर्गेनाइज में है और दूसरा अनऑर्गेनाइज में है ना। देखिए ना आप लोग, और इस अनऑर्गेनाइज में जो इंडिजिनियस बैंक हो गया, हुंडी वगैरह हो गया, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसको कोई कंट्रोल करने के लिए नहीं है। ऑर्गेनाइज जैसे अभी देख रहे थे हम लोग, कॉल मनी मार्केट, रेपो इंस्ट्रूमेंट या म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए, वो सारा क्या है, आपका ऑर्गेनाइज मार्केट है। तो ऑर्गेनाइज मार्केट में क्या है, हम लोग जाने ना, कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है जो आरबीआई उसको अपनाती है, चलाती है। और अनऑर्गेनाइज मार्केट के लिए कोई माई बाप नहीं होता जिससे हम लोग कह सकते हैं। वो लोग अपने हिसाब से अपने रूल्स रेगुलेशन बना के चलती है। तो इसके वजह से क्या होता है, आरबीआई को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्यों प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, जो असंगठित बाजार है, वो अपने हिसाब से जब नियम कानून बनाती है तो फिर आम जनता को या किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ भी चीज, जैसे आरबीआई बहुत सारा पॉलिसीज बनाती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये मनी मार्केट पूरी तरीके से स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा पार्ट है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। ये चीज ध्यान रखिएगा। इसलिए ये हमारा इंडियन मनी मार्केट क्या है, अनबैलेंस्ड है। और जैसे कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं हमेशा से, पहले से भी, कि हमारा जिसे कहते हैं ना भारत कृषि प्रधान देश है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री जब है इंडिया, तो यहाँ पे क्या है कि फार्म्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मीन्स जंगल वगैरह हो गए, और फार्मिंग हो गया, खेती हो गया, इसमें बहुत सारा रिच है, इसमें रिच है इंडिया। तो जो मार्केट है उसका प्लेयर भी मैनेज कौन कर सकता है, यही लोग हैं। जो अनऑर्गेनाइज मार्केट का बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज का तो प्लेयर कौन होगा, आप लोग जानते हैं ना, जो कमर्शियल बैंक हो गया, और आरबीआई भी साथ में रहती है, फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो गया, वो हो गया आपका ऑर्गेनाइज मार्केट का प्लेयर, और जिसे हम आरबीआई आराम से कंट्रोल कर लेती है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है उसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कौन कौन रहते हैं प्लेयर्स, मनी लेंडर्स हो गया है ना, साहूकार वगैरह हो गए, जो स्वदेशी बैंकिंग इंडिजिनियस बैंक्स होता है वो कंट्रोल करते हैं, वो उसके प्लेयर है अनऑर्गेनाइज मार्केट के। तो इसीलिए जो कंट्री का डेवलपमेंट है वो एग्रीकल्चर रिसोर्स है, लेकिन प्लांट नहीं हो पा रहा, मैनेज मतलब अनप्लान्ड हो पा रहा है, और मैनेज भी नहीं हो पा रहा है, और कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है गवर्नमेंट के से, क्योंकि वही एक रीजन है, ध्यान दीजिए, अनऑर्गेनाइज मार्केट के चलते हैं। ये पहला है अनबैलेंस्ड मार्केट। नेक्स्ट टॉपिक है
अनहेल्दी कंपटीशन, जो कंपटीशन है वो अनहेल्दी है। अब किसके किसके बीच कंपटीशन है पहले वो क्लियर कर लीजिए। यहाँ भी उन्हीं के बीच है, ऑर्गेनाइज मार्केट और अनऑर्गेनाइज मार्केट के बीच का कंपटीशन। तो क्या है वो कंपटीशन कि अनहेल्दी है, क्योंकि क्या है जो टू सेक्टर हो गया ना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया इसलिए। अब ऑर्गेनाइज मार्केट है तो उसमें प्लेयर कौन कौन होगा, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अभी हम बता रहे थे ना। और कंपटीशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कमर्शियल बैंक ऑर्गेनाइज्ड में। ऑर्गेनाइज्ड के अंदर भी कंपटीशन है, क्यों, क्योंकि उसमें बैंक्स अगर बोलते तो दो भी बैंक है ना, पब्लिक बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स दोनों के बीच कंपटीशन एक है। और इनके बीच, और ये तो पहला हो गया किस किसके बीच है, और भी कंपटीशन किसके बीच होगा, ये पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स में भी देखा जाए तो हर एक स्टेप में कंपटीशन है। मीन्स आप बैंक टू बैंक के बीच भी जैसे पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक के बीच भी कंपटीशन है कि ज्यादा से ज्यादा हमको मनी मार्केट में प्लेयर करना है। और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के बीच में भी कंपटीशन है। इवन एक ही आपका बैंक का दूसरा ब्रांच में, पहला ब्रांच और बैंक का तो बहुत सारा ब्रांच आप देखे होंगे, कोई जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही ले लेते हैं, कितने सारे ब्रांच है आपके सिटी में ही, देखिए कितने ब्रांच होंगे। तो उनमें भी कंपटीशन है, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ भी कंपटीशन है। ये जो इतना ज्यादा कंपटीशन है, इसकी वजह से क्या होता है कि देश के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए, ये कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं होता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी यही है और अनऑर्गेनाइज मार्केट में भी यही है कि बहुत सारा कंपटीशन है, हर एक फील्ड में कंपटीशन है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो नॉर्मली क्या होता है, एक आम इंसान के लिए, गरीब आदमी के लिए, वही लोग ऑर्गेनाइज मार्केट से अपना फाइनेंशियल नीड पूरा करता है। तो उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब उनके लिए अच्छा नहीं होता। तो ये अनहेल्दी कंपटीशन है हमारे इंडियन मनी मार्केट में। थर्ड है अब्सेंस ऑफ इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कनेक्टिविटी का अब्सेंस है यहाँ पे, क्योंकि एक सिंगल मार्केट में हम लोग नहीं कर सकते पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी भी नहीं हो पाता है। नॉर्मली इसमें प्लेयर्स क्या होता है कि वो लोग फाइनेंशियल फैसिलिटीज लोकल पीपल तक पहुंचा पाते हैं कुछ कुछ, और कुछ कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट और फीचर क्या है, अलग जगह से अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टेट हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ले ले, वहाँ पे कुछ ऑफर्स अलग होंगे, और साउथ इंडिया में ले लेते हैं हम लोग, वहाँ पे सेम चीज के लिए जो आप प्लान है यहाँ पे, जो जिस आप मान लेते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी चीज करते हैं, उनका फैसिलिटीज, उनका ऑफर्स, और वही चीज हम साउथ इंडिया में ले लेते हैं तो उनमें ऑफर्स अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग भी देखे हैं कि हर एक स्टेट में नॉर्मली हर प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या होता है, डिफरेंस होता है, सेम तो प्राइस होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे कंट्री में, कि जो इंटर स्टेट कनेक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। जैसे क्या कर सकते हैं, जिससे इसे एक वर्ड बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन, है ना, फ्रेगमेंटेशन, जिसे हम लोग विखंडन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि चीजों को तोड़ा जाता है, जैसे अलग अलग जो प्रोसेस है ना, किसी प्रोसेस को तोड़ा जाता है किसी बेसिस पे, तो वो यहाँ पे हमारे इंडिया में है। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं कि जो बिग सिटीज है उनके बीच में भी बहुत सारा बहुत अच्छे से कॉन्टेक्ट्स नहीं है। जैसे आप कह लें हम लोग जो मल्टी ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, रुकिए, जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है उसमें भी कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे हम लोग कह लें कि मुंबई से कोलकाता के बीच में जो ये मनी मार्केट हर स्टेट्स में है, तो इनके बीच भी कनेक्टिविटी सही से नहीं है, तो इसकी वजह से इंटर स्टेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। हाँ, अब थोड़ा सा हो रहा है कि जब से कंप्यूटराइज पे फोकस किया गया है तो थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी हो पा रहा है, ठीक है। जैसे आप लोग बैंकिंग में देखा ना, कॉल बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, उसी प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंट मनी रेट्स। हर जगह अलग अलग मनी रेट्स होता है। जैसे कि मनी मार्केट के आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी हर जगह कंपटीशन है। जहाँ कंपटीशन है वहाँ पे क्या होगा कि मनी रेट्स क्या होगा, मनी रेट्स मीन्स क्या, वो जो भी आप इंस्ट्रूमेंट्स है इंडियन मनी मार्केट का, उसमें जो लेंडिंग रेट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं
इंटरेस्ट रेट्स हो गया, वो अलग अलग है हर जगह, या फिर हर एक टाइप के मार्केट में हर एक प्लेयर्स के द्वारा अलग अलग होता है। जैसे आप खुद समझिए, अगर आप होम लोन लेने जाते हैं या पर्सनल लोन भी लेने जाते हैं, आप खुद समझिए, ये क्या आपका मनी मार्केट का रिक्रूटमेंट है ना। मान लीजिए पर्सनल लोन ले लिया, आपको 1 साल के लिए ही चाहिए, या होम लोन चाहिए मान लेते हैं, तो वो आप एक SBI में जाइए, और वही चीज़ आप चल जाइए बैंक ऑफ इंडिया में, आपको देखिएगा दोनों जगह रेट इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि कंपटीशन है इसलिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट मनी रेट एक प्रॉब्लम है हमारे इंडियन मनी मार्केट के लिए। तो ये कंफ्यूजन बनाता है बोरोवर और लेंडर के बीच कि हम किससे बोरो करें, किसको लेंड करें, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिग टाउन स्मॉल टाउन के बीच भी हो सकता है, जैसे मतलब डिफरेंस किसके किसके बीच होता है, मनी रेट किनके बीच डिफरेंस होता है। जैसे बिग टाउन हो गया और स्मॉल टाउन के बीच डिफरेंस होगा, बड़े सिटी और छोटे सिटी के बीच, या फिर रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच का डिफरेंस होगा, है ना। तो ये डिफरेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आती है यहाँ पे। और सेम टाउन में डिफरेंट लोकेलिटीज है तो वहाँ भी प्रॉब्लम आएगा। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं ना, अगर कोई चीज़ आप शहर में रहते हैं तो वो चीज़ थोड़ा सा सस्ता में मिलता है प्रोडक्ट, वही थोड़ा गांव में चल जाइएगा तो प्रोडक्ट में कुछ अमाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा, महंगा लगने लगेगा। उसी प्रकार यहाँ पे मनी मार्केट में भी उस टाइप से रेट्स चेंज होता है। तो अगर रेट्स, सबसे बड़ा बात है ना, जो हमारे यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ का रेट्स डिफरेंट होगा, रेट अगर डिफरेंट होगा तो क्या होगा, जो कंज्यूमर है हमेशा डरेंगे, उनको भाई इस चीज़ का लगेगा कि वो हम उनको उनके साथ धोखा हो रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर वही चीज़ अगर यूनिफॉर्मल रेट रहा पूरे देश में या पूरे कंट्री, मान लीजिए पूरे स्टेट में ही अगर मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सेम रेट रहेगा, तो कंज्यूमर कंफ्यूज नहीं होंगे, और कंफ्यूज नहीं होंगे तो क्या होगा, वो सेटिस्फाई रहेंगे, उनको लगेगा कि नहीं, रेट सब जगह बराबर है तो हम लोग सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर है अनडेवलप्ड बिल मार्केट। जो हमारा बिल मार्केट है वो यहाँ पे अनडेवलप है, अच्छा से ये डेवलप नहीं हो पाया है। एफर्ट लगा रही है आरबीआई, लेकिन डेवलप नहीं हो गया है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए आरबीआई तो कंट्रोल कुछ नहीं कर सकता है, ना ही कुछ रूल्स बना सकता है, और जो बिल मार्केट है उसके कुछ फंक्शनिंग का काम भी नहीं कर सकता है। और फिर भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं आरबीआई ने, जो मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम, जैसे बिल होता है, बिल का पेंडिंग हो गया, वो बिल का पेमेंट नहीं हो पाया, तो फिर क्या हो सकता है, वो कोर्ट में जा सकती है ना, जो भी पार्टी के साथ प्रॉब्लम हुआ है। और क्या, आरबीआई भी फ्रेम किया है कुछ हुंडी के लिए, जो हिंदू हम लोग हुंडी पढ़े थे ना, उसमें भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं आरबीआई ने, लीगल स्टेटमेंट्स। इसी प्रकार से डिस्काउंटिंग और रीडिस्काउंटिंग है ना, जो बिल का हम लोग डिस्काउंट हो सकता है फिर रीडिस्काउंट दोबारा से डिस्काउंटिंग हो सकता है, वो कमर्शियल बिल में अप्लाई किया गया है। फिर बिल स्कीम में कभी कभी रिवाइज रिवाइज भी किया जाता है, जो हमारा बिल मार्केट है ना, उसका रूल्स में कभी कभी रिवाइज भी किया जाता है। फिर भी बिल मार्केट के बारे में आप देखे होंगे रेयरली ही लोगों को पता रहता है, इसलिए अभी तक अनडेवलप है बिल मार्केट। अगर ये थोड़ा सा डेवलप हो तो कुछ मनी मार्केट में आगे हमारा दिखा जा सकता है प्रोग्रेस। एंड इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, यहाँ पे सबसे बड़ा बात है हमारा इंडिया में, देखें ना, कंट्री जो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या है, यहाँ पे कम हो चुका है, एम्प्लॉयमेंट पहले से भी कम है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है, किसी, जान दीजिएगा, एकदम इकोनॉमिक्स का रिलेटेड है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा और आपका एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा। तो इसके वजह से क्या है, सेविंग ही नहीं हो पाएगा। आप इनकम ही कम रहेगा तो भैया सेविंग आप कीजिएगा कहाँ से, तो सेविंग कहाँ है, तो सेविंग नहीं है तो क्या होगा, अब सेविंग ही नहीं है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करने का कोई सोचेगा, कोई नहीं सोच पाएगा कि हम इन्वेस्ट करें, बचाए अपने मनी को, नहीं सोच पाएगा। तो ये प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में, पॉपुलेशन की वजह से हो जाता है, और एम्प्लॉयमेंट की कमी की वजह से कैपिटल का अनअवेलेबिलिटी हो जाता है, क्योंकि सेविंग्स ही नहीं हो पाता है। ये डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है हमारे इंडियन का यहाँ पे, जो कि कैपिटल का अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है। वही होता है कि अर्बन एरिया में थोड़ा सा सेविंग्स लोग कर पाते हैं, लेकिन और यहाँ पे क्या होता है कि सेविंग्स कर पाते हैं, कम कर पाते हैं अर्बन एरिया में, क्योंकि खर्च ज़्यादा है। जैसे कि आप जानते हैं शहर में थोड़ा खर्च ज़्यादा होते हैं, और वही चीज़ अगर आप हम लोग गांव के तरफ देखा जाए
तो उनके पास अगर सेविंग्स है भी, लेकिन बैंकिंग फैसिलिटी और हैबिट्स वगैरह नहीं है। जैसे सेविंग्स होगा भी तो सेविंग्स को इन्वेस्ट करने का तरीका पता नहीं होगा, या फिर तरीका होगा तो वो हैबिट्स नहीं होगा कि हम यहाँ सेविंग करें, कहाँ डिपॉजिट करें या फिर सेव करें। वो प्रॉब्लम्स है हमारे इंडियन मनी मार्केट में। फिर अब्सेंस ऑफ सब मार्केट, जो सब मार्केट होता है जैसे डिस्काउंट हाउस और एक्सेप्टेंस हाउस। जैसे एक्सेप्टेंस हाउस हमारे इंडिया में नहीं है ना, लंदन में है। जैसे कोई बिल अगर डिजॉनर हो गया, नहीं हो, उसका क्लियरेंस नहीं हो पाया, तो उसके लिए हम लोग को कोर्ट वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। वही अगर एक्सेप्टेंस हाउस होता तो क्या होता, कोर्ट का चक्कर नहीं होता, यहीं पे मामला का निपटारा हो सकता था। तो यहाँ पे हम इंडिया में हमारा सब मार्केट की कमी है। और लो फॉरेन फंड, देखा जाए तो ये डिफेक्ट नहीं है, करेंटली तो बहुत सारा फंड आ पाते हैं हमारे इंडिया में, लेकिन फिर भी ये फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारे इंडिया नहीं पाते हैं, वहां से इनडायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हैं हमारे यहाँ मनी मार्केट, या फिर सबसे ज्यादा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन फंड का, है ना, मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, कुछ लिमिटेशन है इंडियन मनी मार्केट का, जो फॉरेन फंड अट्रैक्ट नहीं होता, जैसे कुछ इंटरेस्ट रेट वगैरह आए हैं यहाँ पे, इसलिए ये एक हमारे इंडियन मनी मार्केट का डिफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या क्या रोल है सेंट्रल बैंक का मनी मार्केट में। ठीक है, पहला है ऑपरेशन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई मतलब क्या, इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई है हमारे इंडियन सेंट्रल बैंक, क्या इंडिया का आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो क्या क्या स्टेप्स है ले रही है मनी मार्केट में, मनी मार्केट को डेवलप करने के लिए, वो डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो आरबीआई क्या कर रही है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑपरेशन के लिए आरबीआई ने ऑथराइज किया हुआ है, आरबीआई ऑथराइज्ड है उसमें। तो परचेज सेल क्या, किसका, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में अप्रूव या ऑथराइज किया किया है किसने, आरबीआई में। तो ये ऑपरेशन है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मेंटेनिंग रेट, जैसे हम लोग जानते हैं ना, एसएलआर, जैसे स्ट्रक्चर स्टेटूचरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर जिसे कहते हैं, या फिर कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर जिसे कहते हैं, या रेपो रेट्स हो गया, मतलब डिफरेंट टाइप्स का जितना रेट्स है बैंक के साथ जो रहता है आरबीआई का, वो क्या कहते हैं, आरबीआई के पास पावर है, और वो उस रेट का मेंटेनिंग की वजह से मनी का जो सप्लाई है मार्केट में उसे भी कंट्रोल करता है कौन, आरबीआई या सेंट्रल बैंक हमारे मनी मार्केट का। शॉक अब्जॉर्बेंट, अब ये शॉक अब्जॉर्बेंट क्या है, जैसे प्रॉब्लम आ सकता है, देखिए अब जब भी कुछ चीज हैपनिंग हो रहा है तो उसके साथ मिस हैपनिंग भी हो सकता है। मिस हैपनिंग मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। तो ये मिस हैपनिंग्स क्या हो सकता है कि लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ गया मनी मार्केट में, या फिर डिमोनेटाइजेशन का फेज आता है, या फिर जो प्राइस मनी है इंटरनेशनल मार्केट में, देखिए आप जैसे आप देखते हैं, हमेशा पढ़ते हैं डॉलर और इंडियन करेंसी का जो डिफरेंस है, ये सारा जो प्रॉब्लम्स आता है, ये शॉक जिसे कह सकते हैं हम लोग। तो उसको ऑब्जर्व कौन करता है, आरबीआई ऑब्जर्व करता है। मतलब क्या होता है, वो अलग अलग अब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो हमारी इकोनॉमी में डिफरेंट टाइम्स में या डिफरेंट फेज में वो हिट करेगा, तो उसे आरबीआई ऑब्जर्व करती है किस प्रकार से नया नया रूल्स या नया नया रेगुलेशंस बना के। अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आरबीआई बहुत मेहनत कर रही है जो हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अनइंटरप्टेड हो, ताकि इससे क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स होगा या स्टेक होल्डर होंगे, उनको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के टुवर्ड। क्योंकि अगर आप खुद देखिए, अगर आप मनी सेंड करते हैं ऑनलाइन, यूपीआई वगैरह होता है, अगर कोई आपसे एक बार दो बार जैसे हम लोग कर सकते हैं फेल हो जाता है ट्रांजेक्शन, या जैसे पैसा फंस गया जैसे हम लोग कहते हैं ना, ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर फेथ हमारा उठ जाता है धीरे धीरे कि यहाँ इससे पैसा हम नहीं भेजेंगे, इससे हम ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे कि इसमें पैसा फंस जाता है, ऐसा हम लोग सोचते हैं ना। तो फिर क्या होगा, उससे फेथ हट जाएगा तो उसका यूज होना कम हो जाएगा। तो ये अनइंटरप्टेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती है, कोशिश करती है आरबीआई, ताकि ये जो फेथ है वो बना रहे। ठीक है, अनबायस्ड मार्केट सिस्टम, तो यहाँ पे क्या है कि रिजर्व बैंक जो है, जो मार्केट लिक्विडिटी है वो डेली बेसिस पे और इंटरेस्ट रेट बताते रहती है मार्केट को, आरबीआई।
तो इससे क्या होता है कि सिस्टमेटिक रहता है मार्केट और अनबायस्ड रहता है। मीन्स जो भी कुछ रूल्स है, कुछ चेंजिंग हो रही है, रेट्स का चेंजिंग होता है, वो तुरंत मार्केट को बता देती है कौन, आरबीआई। तो इससे अनबायस्ड रहता है मार्केट सिस्टम में, किसी सबके साथ सेम टाइप का रूल्स अपनाया जाता है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी मीन्स क्या, एक ये रूल बना हुआ था आरबीआई के द्वारा 1999 में बना है, ठीक है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसमें क्या है कि एक मैकेनिज्म बनाया गया है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। जैसे रेपो ऑपरेशन हो गया, मीन्स रीपर्चेज किया गया किसी इंस्ट्रूमेंट्स का, या फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट कर दिया गया, या फिर रिफाइनेंस फैसिलिटी कर दिया, या फिर कोलेटराइज लेंडिंग फैसिलिटी किया। मीन कोलेटराइज मीन्स क्या, मिल बांट के लेंडिंग फैसिलिटी कर दिया ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए। तो ये क्या हो गया, एक लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी का रूल बनाया गया था आरबीआई के द्वारा 1999 में, अप्रैल 1999 में। ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो इस प्रकार से क्या है कि रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट करती है ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। जैसे मतलब आप मार्केट के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आपके पास राइट है परचेज सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड रेपो एंड रिवर्स रेपो ऑपरेशन है, वो सब काम कौन, आरबीआई खुद करती है। मीन्स क्या, जब जिसमें आरबीआई खुद लग जाती है, मीन्स वो क्या करती है, ओपन मार्केट में ऑपरेशन करती है। उस प्रकार से यहाँ पे आप कंट्रोल हो सकता है मनी मार्केट में। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये एमएसएस भी लॉन्च हुआ था अप्रैल 2004 में, है ना, अप्रैल 2004 में ये इशूज हुआ है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसमें क्या है कि एडिशनल इंस्ट्रूमेंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें क्या आता है, जो यहाँ पे देखिए जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उस पर कुछ एक बाउंड्री के जैसे बना हुआ था। तो उससे थोड़ा सा उभरने के लिए अप्रैल 2004 में एमएसएस आया, जहाँ पे क्या कि एडिशनल इंस्ट्रूमेंट फैसिलिटी दिया गया लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए मनी मार्केट में, और थोड़ा सा रिलीफ मिला गया इससे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी से। मतलब इसमें जो बांध के रखा गया था, बंध्याकरण स्टेरिलाइजेशन कहते हैं हम लोग, तो उससे इसमें थोड़ा सा रिलीज किया गया। फिर है हमारा मॉनिटर्स द हाई क्रेडिट, जैसे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, तो उनमें क्या होता है, ये सब सेंसिटिव सेक्टर है। सेंसिटिव कैसा है ना, ये लोग थोड़ा सा क्रेडिट का रेट वगैरह है, जो इंटरेस्ट रेट है या फिर कंट्रोल जो है, वो थोड़ा सा हल्का सा कम रहता है। जैसे पर्सनल लोन हो गया, रियल एस्टेट हो गया, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, ये थोड़ा सा सेंसिटिव सेक्टर है। तो हमेशा आरबीआई इन लोगों को चेक करते रहती है, बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ इन सेक्टर्स को भी चेक करते रहती है टाइम टू टाइम, कि उनका एसेट्स और लायबिलिटी मार्केट में किस प्रकार से चल रहा है। ओके, फिर है बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। तो आरबीआई का तो मेन बना ही था शुरुआत में कि वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से उनको कंट्रोल करे, उनका जो रूल्स रेगुलेशन उनका बनाए। फॉरेन बैंक्स के लिए भी वो चेक टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, जिसे हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं। ऑर्गेनाइज मार्केट, जो हमारा ऑर्गेनाइज मार्केट है, मनी मार्केट है, उसमें क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे किसी भी कंट्री के लिए, या किसी भी डेवलपमेंट, किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। जब तक वो बने उसका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा, तो डेवलपमेंट ढंग से नहीं कर पाएगा। तो आरबीआई क्या करती है कि हमेशा कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे कंट्री का, तो उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहती है और डेवलपमेंट में हेल्प करती है। डेवलप बिल मार्केट, तो ये अभी काम चल रहा है, जैसे हम लोग डिफेक्ट में देखे ना कि बिल मार्केट यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ है, तो इस पे और आरबीआई काम कर रही है। तो उस पे क्या कर रही है आरबीआई, काम कर रही है, जो कि अनपॉपुलराइज्ड है हमारे इंडियन मनी मार्केट में बिल वगैरह का यूज करना। तो बिल के लिए क्या करती है कि आरबीआई ना ऑफर्स करती है लोन कंसेशनल रेट पे, ना कम रेट पे आरबीआई लोन्स वगैरह ऑफर करती है। और क्या हो सकता है रोल सेंट्रल बैंक का, जैसे हम लोग जानते हैं ना म्यूचुअल फंड पे भी, जैसे म्यूचुअल क्या कहते हैं इसे, एमएमएफ है ना, मार्केट म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, इन पे भी आरबीआई लॉन्च की थी एडिशनल शॉर्ट टर्म के लिए, जो आजकल देखते हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये हो गया रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे देखेंगे कि आरबीआई का रिकमेंडेशंस वगैरह क्या क्या थे, या फिर
उसके हाँ है ना, आरबीआई का रिकमेंडेशन क्या है इस सारा चीज का कैसे ओवरकम करने के लिए, या फिर इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो थोड़ा सा आपको लगा होगा वॉइस वो तबीयत की वजह से मेरा, तो थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा। थैंक यू।